इट मीन्स जितना चार्ज आएगा जंक्शन से उतना चार्ज निकल जाएगा। इट मीन्स चार्ज नाइदर बी एक्यूमुलेट एट द जंक्शन, जंक्शन पर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जंक्शन पर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए नोट के अंदर मैंने लिख रखा है, ये डायग्राम भी आप बनाकर लिख सकते हैं और ये डायग्राम भी बनाकर आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो स्पेशल पॉइंट लिखा है, द फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द fact that charge do not remain accumulated at a junction of circuit, that is the junction of circuit can't act as source or sink of charge. The total rate of incoming charge is equal to the total outgoing charge. Charge does not accumulate at the junction, charge does not accumulate at the junction, and junction is not act as a source or sink. Source जहाँ से हमें मिलता है, सिंक जहाँ पर हम सारा रिजेक्ट कर देते हैं वो सिंक होता है। देखिए जंक्शन हम डेली लाइफ में नाम सुनते हैं, रेलवे स्टेशन पर कोई स्टेशन का नाम होता है मेहसाना रेलवे स्टेशन, मेहसाना जंक्शन। आप गौर से देखिए, यदि रेलवे स्टेशन है इट मीन्स वहाँ से एक ट्रैक आ रहा है और ये यहाँ पर गाड़ी रुकती है और ये जा रहा है सीधा सीधा। जंक्शन है इट मीन्स यहाँ पर ये ट्रैक एक नहीं है, ये इधर से भी आ रही है और ये यहाँ से दो जगह जा सकती है, दो साइड जा सकती है, फिर इधर से भी कोई आ सकती है, इधर से भी कोई आ सकती है, तो वो जंक्शन होगा जहाँ एक से ज़्यादा होता है। तो अब जितनी ट्रेन इधर से आएगी उतनी ट्रेन ही तो जाएगी। ठीक है, जितनी ट्रेन आएगी उतनी ट्रेन क्या होगी, निकलेगी जंक्शन से। ठीक है, जंक्शन पर तो ट्रेन बनती नहीं है, खड़ी नहीं रहती, वो तो अपनी जगह पर रहती है। तो जंक्शन सेम हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यही जंक्शन, इससे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज निकलेगा। तो एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा, किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। अब देखिए फर्स्ट लॉ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आप हिंदी में मत पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी का पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश का सुनिए। क्या है, कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ आई। मैं थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप क्या करें, इस समय एक बार खुद ट्राई करके देखें। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट। ओके, आपने सोल्व करके देख लिया, अब इसको चेक कर लेते कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये क्लोज लूप दे रखा, ओपन लूप, क्लोज लूप और ओपन लूप दोनों, अंदर ये क्लोज है, बाहर ये ओपन है, किसी सर्किट का हमें पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जंक्शन देखते हैं, 1 नंबर जंक्शन, 2 नंबर जंक्शन, 3 नंबर जंक्शन, 4 नंबर जंक्शन। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर जंक्शन पर 15 एम्पियर करंट आ रही है और 2 पर 3 एम्पियर करंट आ रही है। अब और इधर से 5 निकल रही है ना। तो एक तो सीधा सा फंडा है कि इन करंट को जोड़ दीजिए, 15 + 3 18, 18 में से 5 गई, 13 एम्पियर करंट आएगी। दूसरा ये है कि हमें इस पूरे सर्किट के अंदर करंट ने, इस पूरी ब्रांचेज के अंदर करंट को शो करना है। तो फिर आप इसको क्या कीजिए, पूरा सोल्व कीजिए। यहाँ से देखिए 15 एम्पियर करंट आ रही है, इस ब्रांच में 8 एम्पियर करंट चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, 7 एम्पियर करंट जाएगी। कितनी जाएगी, 7 एम्पियर करंट। और अब इस 2 नंबर जंक्शन पर इधर से 7 आ रही है, इधर से 3 आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी, 10 एम्पियर करंट। ठीक है, अब इधर से क्या आ रहा था, इस 4 नंबर जंक्शन पर 8 एम्पियर करंट आ रही थी और 8 में से 5 इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, 3 एम्पियर करंट जाएगी। ठीक है, तो अब इस जो ये हमने जंक्शन लिया था 3 नंबर जंक्शन, इस 3 नंबर जंक्शन पर इधर से 10 आ रही है और इधर से 3 आ रही है, तो टोटल कितनी आएगी, 13 एम्पियर। 10 + 3 = 13 एम्पियर, 13 एम्पियर करंट। ओके, ठीक है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार पहले खुद सोल्व करें, आपको मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, उसमें आप अपनी स्क्रीन को रोककर सोल्व कर सकते हैं।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए इसमें भी कितने जंक्शन है, 4 जंक्शन है। कौन कौन से 4 जंक्शन है, इसको फर्स्ट नंबर कह देते हैं, इसको सेकंड नंबर कह देते हैं, इसको 3 नंबर, और इधर ये जो पूछा है 4 नंबर से आई कितनी जाएगी, ये यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर से कितनी आ रही है 12 एम्पियर, 6 एम्पियर, तीनों जंक्शन से आ रही है करंट। 12 और 6 कितना हो गया 18, इधर से भी आ रही है कितना हो गया 19, और यहाँ से जितनी आ रही है उतनी जाएगी, यानी आई इज इक्वल टू क्या आएगा 19 एम्पियर। अब हमें पूरे हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए 12 एम्पियर आ रही है, इधर 6 गई, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर 6 गई तो इधर भी क्या होगी 6 जाएगी, और यहाँ से 6 आई तो इस ब्रांच के अंदर कितनी जाएगी, ये यहाँ से 6 और ये 6, ये इधर कितनी जाएगी 12, कितनी जाएगी 12। ये डायग्राम आप खुद बना ले पहले, उसके बाद में देखें तो अच्छा रहेगा। और अब 12 इधर से 12 आ रही है, इधर से 6 आ रही थी और एक बाहर से ही आ गई, तो टोटल इस ब्रांच में कितनी आ गई 7 आ गई, कितनी आ गई 7। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट जा रही है, मतलब यहाँ से जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी 19 एम्पियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस और हम देखते हैं, 3 क्वेश्चन और है टोटल। देखिए जैसे ही आपको सर्किट डायग्राम ओपन सर्किट के पार्ट दे रखे हैं, अब पता नहीं चल पा रहा किधर क्या है किधर नहीं, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेज पर, उसमें देखिए इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस पेज। अब यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से भी 2 एम्पियर करंट आ रही है, आई कहाँ बनाया है, आई इधर बनाया, ये आई हमें कैलकुलेट करना कितना होगा। ठीक है, मैं रुका हूँ, आप कैलकुलेट करिए, स्क्रीन को रोक लीजिए, आप पहले आंसर निकालेंगे तो अच्छा होगा। अभी मैं आंसर निकाल रहा हूँ। इधर से देखिए 2 एम्पियर आई, इधर से 2 एम्पियर आई, और इस जंक्शन से यहाँ पर कितनी चली गई 1 एम्पियर चली गई। ठीक है, 1 एम्पियर जब चली गई है तो अब यहाँ पर कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर चली गई, इधर टोटल कितनी आई 2 2 4 आई थी, तो इधर कितनी जाएगी 3 एम्पियर करंट जाएगी, कितनी जाएगी 3 एम्पियर करंट। अब 3 एम्पियर करंट में से यहाँ पर जंक्शन आया, इधर 1 चली गई, तो इधर आगे कितनी जाएगी 2 एम्पियर करंट जाएगी। अब ये 2 एम्पियर करंट में से, ठीक है, 2 एम्पियर करंट में से क्या हो रहा है 1 एम्पियर करंट इधर जा रही है, ओहो हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्या है, यहाँ पर इसको एक जो है ये एक ऐसे है, तो ये जो एक है वो इस साइड है, तो 2 एम्पियर इधर आ रही है। ठीक है, 2 एम्पियर इधर आ रही है। इस जंक्शन पर देखिए, ये जंक्शन है, इस पर ये इस साइड से 2 एम्पियर आ रही है और इस साइड से ये 1 एम्पियर आ रही है। इधर से ये 1.8 एम्पियर चली गई, तो इधर से कितनी जाएगी, तो टोटल आने वाली और टोटल जाने वाली का सम कर दीजिए, टोटल आने वाली और टोटल जाने वाली का सम कर दीजिए। तो यहाँ से कितनी आ रही थी, टोटल कितनी हो गई 3, 3 में से 1.8 गई, तो इधर कितनी बचेगी 1.2 एम्पियर करंट, यहाँ से कितनी जाएगी 1.2 एम्पियर करंट जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा बनाने में डायरेक्शन में गलती हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, आप भी देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा कि क्या अभी फ़ोटो लिया तो इसमें से थोड़ा चेंज हो गया है क्वेश्चन, तो चलिए कोई नहीं, हम दूसरा थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। डाटा चेंज हो गया फ़ोटो लेने से। ये अब यहाँ पर हमें ये जो आई एम्पियर है, यहाँ पर आई कितना है, इस ब्रांच के अंदर कितनी करंट जा रही है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्या गिवन है कि यहाँ से 1.3 एम्पियर इधर करंट जा रही है और 1 एम्पियर इस साइड करंट जा रही है, और इधर से आ कितनी रही है
2 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर आ रही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस जंक्शन पर इधर टोटल कितनी जाएगी, 4 एम्पियर करंट जाएगी। 4 एम्पियर में से आप देखिए इधर कितनी जा चुकी है, यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा कितनी जा रही है, लेकिन हम आगे वाले जंक्शन पर देखते हैं तो हमें पता है कि इस जंक्शन में इधर कितनी गई, 1.3 गई, और इधर कितनी गई, 1 गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट आई है वो कितनी आई है, 1 + 1.3 यानी 2.3 करंट आई है। यानी इधर जो आई करंट गई थी वो 4 में से क्या करेंगे, 4 - 2.3, तो ये कितना आ जाएगा, 1.7 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1.7 एम्पियर करंट है वो, मतलब यहाँ से जा रही है आई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या कहा, कैलकुलेट करंट इन CD, कैलकुलेट करंट इन CD ब्रांच। CD ब्रांच ये है, इसमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए क्या दे रखा है, इधर से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है, यहाँ से I3 जा रही है। चाहे तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो CD में कितनी जाएगी, सिंपल सी बात है। देखने में तो ऐसा लगता है कि इधर से I1 जा रही है तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कितनी होगी, I1 ही होगी। लेकिन देखिए ऑप्शन में I1 नहीं है, ऑप्शन में I1 नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। यानी अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में I1 + I2, यानी क्या हो गया, I1 से ज़्यादा करंट तो निकल ही नहीं पाएगी। तो जिसके अंदर I1 I2 आ रहा है, क्या है, जिसमें I1 आ रहा है वो तो होगा ही नहीं। यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी, इसमें चांसेस बनता है, हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देख लीजिए I1 इधर आई, यानी यहाँ से इस जंक्शन पर ए पॉइंट पर, 8 जंक्शन ए, 8 जंक्शन ए, 8 जंक्शन ए, I1 = I2 + I3। तो यहाँ से करंट I2 इधर गई, इधर भी I2 आएगी, और यहाँ से क्या आएगी, ये दोनों कसम हो जाएगा, I2 + I3। तो इस तरीके से हमारा ये सही आंसर है। सेकंड नंबर जो आंसर है वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये इस टाइप के किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, और क्या नाम बताया था, वहीं से वहीं, क्या नाम बताया था, वहीं से वहीं, वहीं से वहीं। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ के मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, दोनों स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कोई सा आप एग्जाम में कोई सा भी लिख सकते हो और करके, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन कंप्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ ए मेश इज 0, दैट इज सिग्मा V = 0। और सेकंड ऑप्शन है, in a closed circuit the algebraic sum of the product of current and its resistance of all the portion of the circuit is equal to algebraic sum of EMF acting in the circuit। अब इतना पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। इन क्लोज सर्किट द algebraic sum of product of current and resistance, algebraic sum of product of current and resistance, यानी क्या हो गया, I1 R1 प्लस ऐसे ही होगा ना, I2 R2 प्लस I3 R3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा R लिख सकते हैं। इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम, यानी I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 प्लस I3 मल्टीप्लाइड बाय R3 प्लस I4 R4, है ना। ये इस टाइप से हम लिखेंगे, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। क्या है, इसको आप 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट
सम एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस, करंट और उसके रेजिस्टेंस का, मतलब किसी करंट R1 रेजिस्टेंस से I1 करंट जा रही है तो उसका प्रोडक्ट कितना हो गया I1 R1, R2 से यदि I2 करंट जा रही है तो उसका कितना हो गया R2 I2, प्लस इसी तरह I3 R3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा IR, सिग्मा IR द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा इतना पार्ट हो गया। क्या है, इन ए क्लोज सर्किट, ये कितना पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ सर्किट, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, सर्किट के अंदर इनका सम, ऑल द पोर्शन ये आप बना सकते हैं, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF एक्टिंग इन द सर्किट। अब सर्किट में EMF मतलब बहुत सारी बैटरी लगी है, जैसे मान लीजिए 3 बैटरी लगी है तो E1 प्लस E2 प्लस E3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा E लिखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिग्मा RI, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा RI इज इक्वल टू सिग्मा E, ये और ये इक्वल होगा। कैसे होगा, ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं। यदि हम सिग्मा E माइनस सिग्मा RI लिखूं तो क्या बचेगा, ये जी ये इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और सिग्मा E माइनस सिग्मा RI क्या होता है, E माइनस RI क्या होता है, V होता है। तो ये सिग्मा V इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, किसी भी सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एक्टिंग इन द सर्किट। और अच्छा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख दीजिए, इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एक्टिंग इन द सर्किट। एक छोटा सा सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने लास्ट EMF के अंदर किया भी था। फॉर एग्जांपल दिस इज ए इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बैटरी है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बैटरी का EMF है वो E है, कैपिटल E मान लिया। अब इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू है वो I है। अब हमें कैलकुलेट करना है कितनी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है, एक ही बैटरी लगी है तो टोटल EMF कितना है, E है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए ये दो रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगे, स्मॉल r और कैपिटल R, और दोनों में सेम करंट जा रही है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R प्लस R होगा। क्या होगा, R प्लस R होगा नेट रेजिस्टेंस। तो ये नेट रेजिस्टेंस R प्लस R, ठीक है, R प्लस R। तो इसको यदि हम सोल्व करें तो ये क्या बन गया, I R प्लस R इज इक्वल टू E। दिस इम्प्लाइज I R प्लस I R इज इक्वल टू E। E हमने सॉरी कैपिटल लिया है तो यहाँ पर भी E को हम कैपिटल लिखेंगे। ये जो E है EMF बैटरी का कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो E लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, ये जो टर्म है इसको हम क्या लिखें, सिग्मा IR या सिग्मा RI इज इक्वल टू, इधर तो एक ही है EMF, टोटल ही है E नेट, ठीक है, E नेट इज इक्वल टू E है, तो ये क्या आ गया, सिग्मा E। तो ये प्रूव हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट प्रूव हुआ है ना। और देखिए सेकंड स्टेटमेंट से ही हमने किया था, इस इक्वेशन को और हम आगे करें तो इसको क्या ले सकते हैं, ये जो RI है, ये जो इसको हम क्या ले सकते हैं, E माइनस RI इज इक्वल टू RI।
ठीक है, और ये क्या है, v है, क्या है, v है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, ये भी कोई ना, इसको हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और हमने इसको ऐसे लिखा था v इज इक्वल टू आर आई, और स्मॉल v इज इक्वल टू आर, स्मॉल r इंटू आई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू ई माइनस v, ये भी एक पोटेंशियल ड्रॉप है। तो टोटल क्या आ गया, v माइनस, इसको हम एक साइड लेकर लिखें तो क्या आ गया, e माइनस v इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया है, सिग्मा v इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, सिग्मा v इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है वो क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन कंप्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ द मेश इज 0, ठीक है। पूरे सर्किट के अंदर जो सिग्मा वी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर जब भी आपसे पूछा जाए स्टेट द किर्चॉफ लॉ, किर्चॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, किर्चॉफ लॉ कहा जाए तो दोनों लॉ लिखेंगे, लेकिन जब आपसे कहा जाए स्टेट द किर्चॉफ्स लॉ, बात ध्यान से सुनिए, क्या है, किर्चॉफ स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ किर्चॉफ लॉ, तो आप ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ तक प्रूव कर देंगे, ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ तक प्रूव करेंगे। इसके बाद आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दिस सिंप्लाइज सिग्मा वी इक्वल टू 0, कोई बात नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट के साथ आपको ज़रूर लिखना है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट के साथ ये ज़रूर लिखना है। हाँ, थोड़ा और आप लिखना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप इसी को रखिए, और थोड़ा और आप लिखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सर्किट बना लीजिए जिसमें एक से ज़्यादा बैटरी हो, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, दो रेजिस्टेंस हो, R1 R2 E1 E2, ठीक है। अब इसमें आई करंट हो, क्या हो, आई करंट हो। तो देखिए बैटरी के हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ई नेट कितना हो गया, E1 प्लस E2, ई नेट जो हो गया वो क्या हो गया, E1 प्लस E2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। टोटल करंट कितनी हो गई, टोटल EMF अपॉन टोटल R1 प्लस टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आ गया, I R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये क्या आ गया, I R1 प्लस I R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज द एग्जाम्पल सेकेंड। जब भी आपको स्टेटमेंट के साथ लिखें तो आप ये दो एग्जाम्पल बताएं, दोनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल लिखें। पहला एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट है, दूसरे में थोड़ा और है, तीसरे में और ज़्यादा आपको इसमें नहीं फंसना, उससे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो आप, इसमें एक लूप की जगह 2 लूप बना सकते हो, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, उसमें आपको नहीं जाना है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। उससे पहले एक बार हम इसके नोट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट कर लिया था हमने, E इज इक्वल टू सिग्मा IR। अब मैंने ऐसा भी लूप ले सकते हैं, मैंने देखिए 1 और 2 लूप लेकर ये एग्जाम्पल लिखा है। ये आपको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप पहले 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, उनसे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है नोट, द लूप लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट,
and it will help to solve the numericals. If there are n messages in the circuit, the number of independent equation in accordance with the loop rule will be n minus 1.